Hello friends, a very warm welcome to Prasham Study, Zid Junoon Nasha. I am Prakhar Mishra, your mentor of English. Friends, एक मच डिमांडेड सेशन मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ और वो है हाउ टू डील विद कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स के बारे में बहुत ज़्यादा लोग डिमांड कर रहे थे। बहुत लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेजेस में बोला कि सर कॉमन एरर्स नहीं होते, कितनी भी इंग्लिश पढ़ लें उसके बावजूद। ये प्लेलिस्ट जो डेडिकेटेड रहेगी पूरी की पूरी उन बच्चों को जो एक बार कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं, कोचिंग कर चुके हैं और अभी भी वो सेंस के अकॉर्डिंग इंग्लिश को काउंटर करते हैं। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से आपको एरर्स को काउंटर करना होता है, किस तरीके से आपके सामने जब अपीयर करती है कोई भी एरर तो सबसे पहले उसमें क्या देखना होता है। और अगर कोई एग्जाम है, फॉर एग्जांपल अगर बात करें बैंकिंग की, एसएससी की या कोई भी आपके पास में एग्जाम है जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है ऑफिसर लेवल पे या क्लरिकल लेवल पे, तो किस तरीके से आपसे एरर्स को डिज़ाइन करके पूछा जाता है और कौन कौन सी एरर्स सबसे ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं। एरर्स को सबसे पहले क्या देखा जाता है, क्या तरीका होता है एरर्स को काउंटर करने का। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन बिना किसी देरी के। सबसे पहली चीज़ जो दोस्तों आप लोगों को ध्यान रखनी होती है एक एरर में, सबसे पहले आप सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट मत किया करो, क्योंकि जैसे ही आप सेंटेंस पढ़ना स्टार्ट कर देते हो जो एग्जामिनर है वो अपने मंसूबों में कामयाब होना शुरू हो जाता है। वो यही चाहते हैं कि आप सीधा एग्जाम में एरर देखने लग जाओ और पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ने लग जाओ, ग्रामर की तरफ आपका ध्यान ना जाए। लेकिन एक बार अगर आपने ग्रामर सीख ली और एक बार ग्रामर के बेसिस पे आप सेंटेंसेस को देखने लग गए, उसके बाद में आपको एरर्स में कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो सबसे पहले क्या रूटीन है, किस तरीके से हमें चेक करना है किसी भी सेंटेंस को, वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। उसके बाद में सेंटेंसेस को भी मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि कौन कौन से सेंटेंसेस किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। बहुत ही सिंपल से आपके ग्रामर के रूल्स और उनको मॉडिफाई करके उनको इतना घुमा के दिया जाता है कि उस वक्त हमारा दिमाग ही नहीं जाता कि ये एरर भी हो सकता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहला रूल है और वो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अगर बात करें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की तो हमेशा जो आपका सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ में अग्री करना चाहिए अगर आपको सेंटेंस को ग्रामेटिकली फॉर्म करना है तो। अब ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्या रूल है, एक बहुत ही बेसिक सा फंडा है। वो ये है कि अगर कभी भी आपका कोई सेंटेंस बनेगा तो जो आपका सब्जेक्ट है वो वर्ब के साथ तभी अग्री करेगा तब दोनों चीज़ें सिंगुलर होनी चाहिए। दैट मीन्स अगर आपके पास में सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपकी जो वर्ब अग्री करेगी वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। वाइस वर्सा, अगर आपके पास में जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है तो जो आपकी वर्ब एग्री करेगी वो भी होनी चाहिए क्या, प्लूरल। दैट मीन्स अगर आपके पास में कभी भी ही आता है तो आप आर नहीं वहाँ पे क्या देंगे, इज देंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात है, ही इज़ व्हाट, वन, राइट। एक थर्ड पर्सन है मस्कुलिन जेंडर का, हमने बोला ही, उसके साथ में क्या यूज़ कर दिया, इज यूज़ कर दिया। अगर हम थर्ड पर्सन के प्लूरल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें दे की, तो दे आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो यहाँ पे लेकर के बैठा है मोर देन वन बंदों को। अब अगर दे का मतलब मोर देन वन है तो यहाँ पे इज नहीं, अब यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, आर देना पड़ेगा। ये बहुत ही बेसिक सा रूल है कि अगर कभी भी आपके पास में सब्जेक्ट और वर्ब है वो अग्री तभी करेंगे तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर और प्लूरल के साथ में प्लूरल वर्ब होनी चाहिए। कुछ आपके पास में एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शंस क्या क्या है वो बेसिक के जो चैप्टर्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में उसमें आप फॉलो करते रहिए। जिन लोगों को मैंने पहले भी बोला ये उन लोगों के लिए है जो बच्चे पहली बार कहीं ना कहीं से पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो बेसिक जो मेरी सीरीज़ है ग्रामर का पोस्टमार्टम उसको फॉलो करते रहिए, उसमें आपको हर एक चीज़ का आंसर मिल जाएगा। ये सेशन भी फॉलो करिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पूछा जाता है। और ग्रामर का पोस्टमार्टम इसलिए फॉलो करिए, वहाँ पे आपको समझ आएगा कि बेसिक रूल्स क्या हैं, क्योंकि तभी तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। आई होप ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, पर ये बच्चों वाली बातें हैं, ये बहुत ही अगर बात करें बेसिक सी चीज़ है, लेकिन एग्ज़ाम में जो एरर्स आती हैं वो फ्रेंड्स थोड़ा सा घुमा के आती हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं, किस तरीके से, चलिए सीधा एरर्स पे जंप करते हैं और उसी के बेसिस पे मैं आप लोगों को कुछ रूल्स भी समझाता रहूँगा। और समझिएगा कि जब एरर्स आपके एग्जाम में आती हैं तो हम क्यों नहीं कर पाते। तो चलते हैं सीधा एरर्स की तरफ और समझते हैं उनके पीछे की ग्रामर को। तो फ्रेंड्स, मेरे पीछे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनको हम जज करेंगे और समझेंगे इनके पीछे की ग्रामर क्या है।
ये सेंटेंसेस अगर सही है तो क्यों और गलत हैं तो फिर क्यों। आज मैं सिर्फ एक चीज़ के बारे में बात करूंगा और वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जो मिसलेनियस होगा हमारा उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि किस तरीके से आपको सेंटेंसेस को काउंटर करना होता है। आज हम सिर्फ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे ध्यान देंगे और उसकी एरर्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं सीधा सेंटेंस पे। जो फर्स्ट सेंटेंस है आपका वो है द नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड थ्रू द पोर्टल वर मिसिंग। नाउ इट इज सेड द नंबर ऑफ कंपनीज। जैसे ही आपके पास में नंबर ऑफ कंपनीज आता है आपके दिमाग में आता है बहुत सारी कंपनीज, जो कि बिल्कुल सही है। द नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड थ्रू द पोर्टल वर मिसिंग। अब हम बोल तो रहे हैं नंबर ऑफ कंपनीज वर मिसिंग, राइट। अब यहाँ पे और कहीं पे भी आपके पास में कोई भी एक वर्ब नहीं है, सीधा सीधा वर्ब कहाँ पे है, वर। अब जैसे ही आपके पास में वर्ब आएगा आप ये ढूंढो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ वो अटैच्ड है। हमने बोला वर मिसिंग, क्या मिसिंग है ये ढूंढने का प्रयास करते हैं। हमने बोला क्या मिसिंग है, क्या पोर्टल मिसिंग है, नहीं। हम बोल रहे हैं कंपनीज रजिस्टर्ड थ्रू द पोर्टल मिसिंग। कौन सी कंपनीज मिसिंग है, बोला गया द नंबर ऑफ कंपनीज। अब जैसे ही बोला गया द नंबर ऑफ कंपनीज, नाउन का एक बहुत ही छोटा सा रूल है, वो ये कि अगर कभी भी आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज आता है तो ये अटैच होता है दो आर्टिकल्स के साथ में, या तो होगा ये आ नंबर के साथ या फिर होगा द नंबर के साथ में। आप ध्यान से समझिएगा इसका रूल क्या है। अगर कभी भी आ नंबर होता है या द नंबर होता है तो किस तरीके से वर्ब में चेंज आता है। अगर आपने बोला अ नंबर ऑफ बॉयज तो बोलना पड़ेगा आर प्लेइंग, राइट। व्हाट आई सेड, अ नंबर ऑफ बॉयज आर प्लेइंग। क्यों आर प्लेइंग, हमने बोला अ नंबर ऑफ बॉयज। फ्रेंड्स, ए और द एक ऐसा आर्टिकल है, इन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि अगर कभी भी आपके पास में ए आएगा तो ये इनडेफिनिट आर्टिकल है और द आएगा तो ये डेफिनिट आर्टिकल है। फर्क कैसे आता है, अगर आप बोल रहे हो अ नंबर ऑफ बॉयज तो अ नंबर ऑफ बॉयज का मतलब क्या हुआ, इनडेफिनिट। जब हम बोला इनडेफिनिट नंबर ऑफ बॉयज हैं तो हम इसको कंसीडर करेंगे क्या, प्लूरल। और अगर प्लूरल कंसीडर करेंगे तो वर्ब भी कौन सी देंगे भाई, प्लूरल दे देंगे। लेकिन जब आप बोलते हो द नंबर तो द नंबर हमेशा ध्यान रखिए जब भी साथ में आएगा तो ये हमेशा वन कंसीडर होगा, राइट। अगर मैं आपको बोलता हूं द नंबर ऑफ बॉयज तो अब बोलना पड़ेगा इज प्लेइंग, राइट। अब हमने क्या बोला, द नंबर ऑफ बॉयज इज प्लेइंग, क्योंकि ये जो द है ये क्या है, डेफिनेट आर्टिकल। और अगर कोई चीज़ डिफाइंड है, बेशक हमें पता नहीं है कि वो कितनी है, एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा, पता नहीं, लेकिन जितनी भी है दोस्तों वो क्या है, डिफाइंड है, डेफिनिट है। और अगर कोई चीज़ डिफाइंड है तो हमेशा हम उसको लेते हैं एज वन, और अगर उसको एज वन लिया तो जो वर्ब आएगी वो भी कौन सी आएगी, सिंगुलर। तो ध्यान रखिए, ए नंबर के साथ प्लूरल वर्ब, द नंबर के साथ सिंगुलर वर्ब। अब इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखो कि अगर कभी भी एक वर्ब है, फॉर एग्जांपल आर, हमेशा याद रहेगा सभी को, बहुत बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, आर हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। इस क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। इसको याद रखने का सीधा सा फंडा ये है कि जहां पे भी आ नंबर देखो ध्यान रख लो कि ए वाली वर्ब आएगी, मतलब आर मतलब प्लूरल, याद रहेगा। अगर कभी भी आ नंबर आएगा तो याद रखो ए वाली वर्ब मतलब प्लूरल वर्ब आ जाएगी, और अगर द आएगा तो ये इसका वाइस वर्सा कर दो, दैट इज सिंगुलर, कि अब यहाँ पे इज आएगा मतलब सारी सिंगुलर वर्ब्स आएंगी। अगर आर आ रहा है तो यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे वर आएगा। अगर इज आ रहा है तो यहाँ पे हैज आएगा, यहाँ पे वॉज आएगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या दे रखा था, द नंबर ऑफ कंपनीज। फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे आ नंबर होता तो ये सेंटेंस एकदम सही होता, लेकिन जब आप बोल रहे हो द नंबर ऑफ कंपनीज रजिस्टर्ड थ्रू द पोर्टल वर मिसिंग, तो बॉस वर नहीं, अब बोलना पड़ेगा वॉज मिसिंग, क्योंकि ये रहा आपके सामने रूल, आ नंबर और द नंबर का। तो ध्यान रखिए जब भी नंबर ऑफ कंपनीज के बारे में बात हो तो ध्यान रखिए कि नंबर के पहले क्या है, ए या द। अगर ए तो आर मतलब प्लूरल वर्ब्स, और अगर द तो हमेशा सिंगुलर वर्ब्स। आई होप ये रूल आपको समझ आ गया होगा। अब जब भी एग्जाम में आपके सामने नंबर लिखा होगा आपका दिमाग फट से जाएगा कि उसके पहले क्या लिखा हुआ है, ए या द। अगर ए लिखा हुआ है तो प्लूरल, अगर द लिखा है तो फिर सिंगुलर। आई होप ये रूल आपको क्लियर हो गया होगा, और जब भी ऐसी एरर आएगी तो अब आप गलत करके नहीं आओगे। चलते हैं सेकेंड सेंटेंस पे। अगला सेंटेंस क्या कहता है, इसके पीछे की ग्रामर क्या है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं।
फ्रेंड्स अगला सेंटेंस बोला गया, द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स हैव डिसाइडेड टू रीओपन द शॉपिंग मॉल्स, राइट। इट इज सेड द प्राइम मिनिस्टर, कौन बोल रहा है? प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद। जब भी अलॉन्ग विथ आता है तो फ्रेंड्स इसका मतलब होता है के साथ, इसका मतलब होता है के साथ में। और जब भी के साथ मतलब अलॉन्ग विथ या एज वेल एज आ जाए तो समझ जाना कि वहां पे जो पहला वाला सब्जेक्ट है, जो पहला वाला सब्जेक्ट है वो लीड कर रहा है। और जब भी पहला वाला सब्जेक्ट लीड करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब देना पड़ेगा। इस चीज को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आपके पास में कभी भी अलॉन्ग विद या एज वेल एज का केस बनेगा तो किस तरीके से हमें इसको समझना है। अलॉन्ग विद का भी मतलब के साथ, एज वेल एज का भी मतलब के साथ। अगर मैं आपको बोलता हूं सेंटेंस फॉर एग्जांपल ही, राइट, मैंने बोला ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राइट, मैंने बोला ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स या फिर एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, ये दोनों में से आप कोई भी लिखो, ग्रामर पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, दोनों के लिए ग्रामर सेम है। आपने बोला ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स या ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स, और आपने बोला आर बिजी, राइट, आपने बोला ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर बिजी। तो आई कैन नॉट से ही अलॉन्ग विद हिज फ्रेंड्स आर बिजी, क्यों? क्योंकि इस वक्त जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो क्या है बेटा, वो सिंगुलर है। और अगर ये सिंगुलर है तो हमें सेकंड वाले से कोई मतलब नहीं है कि वो सिंगुलर है या वो प्लूरल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अलॉन्ग विद और एज वेल एज के पहले आने वाला जो शब्द है, जो सब्जेक्ट है, वो क्या है, सिंगुलर या फिर प्लूरल। अगर वो सिंगुलर तो यहाँ पे आर नहीं बॉस क्या देना पड़ेगा, इज। बाकी आप समझदार हो, आपको समझ आ गया होगा कि अगर कभी भी अलॉन्ग विद या एज वेल एज आता है तो पहला वाला सब्जेक्ट हमें देखना होता है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा रिवर्स कर देते हैं। जैसे ही आप रिवर्स करोगे तो क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्या किया, अब इसको रिवर्स कर दिया, रिवर्स किया, एक्सचेंज किया। हमने अब इधर क्या कर दिया, प्लूरल, और इधर कर दिया सिंगुलर। अब आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं दे अलॉन्ग विद देयर डॉग इज प्लेइंग या फिर आर प्लेइंग, दोनों में से क्या होगा, कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करिए कि यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर आपके होमवर्क का 1 है उसका आंसर क्या होगा, इज या फिर आर। अगर आपको रूल समझ आ गया है तो आप यहाँ पे आराम से चूज कर सकते हो फ्रेंड्स कि यहाँ पे हम बोल रहे हैं दे अलॉन्ग विद या एज वेल एज देयर डॉग इज प्लेइंग या आर प्लेइंग। इन दोनों में से क्या ऑप्शन करेक्ट है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जल्दी से बताइए और देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। चलिए आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद हिज मिनिस्टर्स हैव डिसाइडेड टू रीओपन द शॉपिंग मॉल्स। अब यहां पे आप बोल रहे हो हैव डिसाइडेड, कौन है हैव डिसाइडेड, भाई मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इन दोनों को जोड़ा किससे गया है, एक कंजंक्शन जो है अलॉन्ग विद। अगर कंजंक्शन अलॉन्ग विद है तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट हमेशा देखना है कि फर्स्ट वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। क्या हैव सिंगुलर है? बिल्कुल नहीं, हैव इज व्हाट, प्लूरल। इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो क्या है, हैज। तो हैज करेक्ट होगा बेटा, हैव गलत होगा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था इस वजह से हमने हैज को चूज किया। हमें फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे मिनिस्टर है, मिनिस्टर्स है, 2 4 5 और जने ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल फर्स्ट वाला सब्जेक्ट आपको देखना है, सेकंड से कोई मतलब नहीं है जब भी बात होगी अलॉन्ग विद की एज वेल एज की। आई होप इट इज क्लियर नाउ। चलते हैं अपने थर्ड सेंटेंस पे। थर्ड सेंटेंस क्या है, आई वुड ऑलवेज चेरिश्ड द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कॉलेज डेज। नाउ इट इज सेड आई वुड। फ्रेंड्स विल, वुड, शैल, शुड, कुड, कैन, मे, माइट, ये सब मोडाल्स हैं। जब भी आपके पास में मोडाल आता है तो 4 केसेस बनते हैं मोडाल्स। जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस केस को अच्छे से फॉलो करिएगा और आपको समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ इतना समझिए कि अगर कभी भी आपके पास कोई मोडाल आता है, केवल 2 चीज़ें समझ लो। पहली ये कि मोडाल प्रेडिक्टिव वर्ब्स होती हैं। प्रेडिक्टिव वर्ब्स का मतलब जिस पे आप अनुमान लगाते हो पर वो काम हुआ नहीं होता, ये है प्रेडिक्शन, अनुमान। और जब भी आपके पास मोडाल आएगा तो पहला केस सिंपल ये बनता है कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। दैट मीन्स जहां पे भी आपके पास मोडाल आएगा वहां पे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। चलिए थर्ड सेंटेंस को जज करिए और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना आंसर दीजिए, फिर जज करते हैं सेंटेंस को।
आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा और सभी को मिल गया होगा सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट की एरर, राइट। यहाँ पे आपको बोला गया है आई एक सब्जेक्ट है, उसके बाद में मोडाल आया, कोई दिक्कत नहीं। एरर किसमें है? मोडाल के बाद में मेन वर्ब की एग्रीमेंट में। हमने बोला आई वुड ऑलवेज, ऑलवेज क्या है? आपका एक एडवर्ब है, हमें इससे कोई मतलब नहीं अभी, ये बिल्कुल सही से यूज हुआ है। आप बोल रहे हो आई वुड ऑलवेज चेरिश्ड द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कॉलेज डेज। अगर यहाँ पे होता आई वुड ऑलवेज हैव चेरिश्ड तो बिल्कुल सही बात होती, आई वुड ऑलवेज हैव चेरिश्ड बिल्कुल सही था। क्यों? क्योंकि मोडाल के बाद हैव आता और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा? आई वुड ऑलवेज, अगर ऑलवेज को हटा भी दें तो क्या होगा? इट शुड बी आई वुड चेरिश, आई वुड चेरिश द फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कॉलेज डेज। ऑलवेज आपका एक फ्रीक्वेंसी बताता हुआ एडवर्ब है, इसको लगा रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे वुड था और यहाँ पे चेरिश में होना चाहिए थे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई होप आपको ये एरर भी समझ आ गया है। अब जो आगे मैं एरर्स डिस्कस करने जा रहा हूं अच्छे से समझिएगा और पूरा सेशन ध्यान से समझना, क्योंकि आगे की जो एरर्स हैं वो ये छोटे बच्चों वाली नहीं है, वो मैं थोड़ा सा ग्रामर की चीर फाड़ करने वाला हूं और बहुत अच्छे से समझाने वाला हूं कि क्या है उन एरर्स में खास। चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सेंटेंस नंबर 4 और 5 मेरे पीछे लिखा हुआ है, मैं बोर्ड से हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से समझ के इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दो। और उसके बाद में जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझना, और मैं गारंटी कर सकता हूं कि 90% लोग इसका आंसर गलत करेंगे। क्यों गलत करेंगे? क्योंकि ये रूल ही थोड़ा सा अजीब है। अब क्या रूल है, इसके पीछे की ग्रामर क्या है, वो तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत ही प्यारी चीज़ है। लेकिन अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए, आई होप आप सारे लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर के कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया है। अब चलिए चलते हैं, समझते हैं कि किस किसने सही किया और किसने गलत किया है। चलिए, पहला जो आपके पास में फोर्थ सेंटेंस है वो है आई शैल गेट यूज्ड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। सिंपल सी बात है, आपने देखा होगा आई शैल गेट यूज्ड टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, यहां पे दे रखा है टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया, राइट। बोला जा रहा है कि मैं आदत डाल लूंगा कहां पे रहने की? ऑस्ट्रेलिया में रहने की। और कई बार हमें पता है कि जब भी आता है टू तो इसके बाद में हम यूज कर देते हैं v+1, दैट मीन्स 2 + v1 हम हमेशा यूज करते हैं। पर फ्रेंड्स, ऐसा हमेशा नहीं होता। 2 + v1 हमेशा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि सर 2 + v1 कई जगह देखने को नहीं मिलता। तो ये सेशन उन्हीं लोगों के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें मैं एक सेपरेट सेशन पूरा का पूरा बनाऊंगा। पर अभी फोर्थ सेंटेंस में एरर क्या है उसको समझो। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स कि 2 + v1 नहीं, हम यूज करते हैं 2 + v1 + ing, राइट। हम 2 + v1 नहीं, क्या यूज करते हैं? 2 + v1 + ing। कब ऐसा होता है कि 2 + v1 + ing यूज हो? तो ध्यान रखिए, हमारे पास कुछ वर्ब्स हैं। कौन कौन सी वो वर्ब्स हैं जिनके बाद में 2 + v1 + ing यूज होता है? यहां पे बोला गया आई शैल गेट यूज्ड टू, तो जो पहली वर्ब है वो यही है, गेट यूज्ड टू। इसके बाद में हमें यूज करना होगा v1 + ing, दैट मीन्स गेट यूज्ड टू + v1 + ing। इसके बाद में अगर हम बात करें सेंटेंस में तो बोला गया आई शैल गेट यूज्ड टू लिव, नहीं फ्रेंड्स, यहां पे बोलना पड़ेगा टू लिविंग इन ऑस्ट्रेलिया। द करेक्ट आंसर इज लिविंग, नॉट लिव। क्यों? क्योंकि यहां पे जो वर्ब है वो है गेट यूज्ड टू। गेट यूज्ड टू के बाद में ing फॉर्म देना पड़ेगा, v1 से काम नहीं चलेगा। आई होप ये चीज जब भी आपके सामने एरर के रूप में पूछी जाएगी, गेट यूज्ड टू, उसके बाद तुरंत चेक करना कहीं v1 तो नहीं दे रखी। अगर v1 दे रखा है तो आज का सेशन कारगर साबित होगा, सक्सेस होगा, क्योंकि वहां पे आपने इसको अच्छे से काउंटर कर लिया। गेट यूज्ड टू के अलावा कुछ और वर्ब्स हैं, जैसे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट टू, कन्फेस्ड टू या फिर अपोज्ड टू। ये कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद में ing फॉर्म आपको देखने का मिलता है टू के बाद में, राइट। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, कन्फेस्ड या अपोज्ड, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखूं, ही कन्फेस्ड टू स्टील और स्टीलिंग बिफोर द जज। बोला गया ही कन्फेस्ड टू,
स्टील होना चाहिए या स्टीलिंग? जो जनरल फॉर्मेट आपके दिमाग में आ सकता है वो बोल सकता है क्या, ही कन्फेस टू स्टील। कमेंट बॉक्स पे शुरू हो जाइए, स्टील या स्टीलिंग दोनों में से कौन सा आंसर होगा, तुरंत मुझे बताइए कि ही कन्फेस टू स्टील या स्टीलिंग, क्या होना चाहिए वहां पे, क्या कन्फेस किया, स्टील या स्टीलिंग? आई होप सभी ने आंसर कर दिया होगा और ये रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। 2+V1+ing का एक सेपरेट सेशन मैं आप लोगों को दूंगा जिसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें मैं आपको बताऊंगा ग्रामर से रिलेटेड, और पूरा का पूरा पॉइंट आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चलते हैं अपने 5वें सेंटेंस पे। आज क्या है हमारा लास्ट सेंटेंस आज का, देखिए, ही इज गोइंग फॉर रनिंग दिस संडे। अब ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको देखने में सही लग सकता है और हो सकता है कई लोगों ने बोला भी हो कि सर यहाँ पे ही इज गोइंग फॉर रनिंग नहीं, गोइंग टू रन होना चाहिए, या फिर ये सेंटेंस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लें और ये सही होना चाहिए। लेकिन ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है फ्रेंड्स? यहाँ पे गोइंग फॉर दे रखा है, यही तो गलती है। यहाँ पे गोइंग फॉर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ इतना होना चाहिए दैट ही इज गोइंग रनिंग दिस संडे। अब भाई यहाँ पे भी आईएनजी और यहाँ पे भी आईएनजी, दोनों एक साथ सही कैसे होंगे? दोनों एक साथ सही कब होते हैं, कैसे होते हैं, पूरा का पूरा माजरा मैं आप लोगों को समझा देता हूं अभी। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने ये चीज बहुत कॉमनली यूज की होगी और समझी होगी, go+2। कभी भी अगर गो आता है तो उसके बाद में हम टू का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बोलें दैट ही इज गोइंग टू प्ले, गोइंग टू रन, वटएवर, जब भी आपके पास में गो आता है तो गो की कोई भी फॉर्म हो, राइट, गो हो, गोइंग हो, गोज हो या गॉन हो, वेंट हो, कुछ भी, हम उसके बाद में टू का यूज करते हैं। लेकिन ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि गो के बाद आपको यूज करना पड़ता है V1+ing और इसको हम यूज करते हैं एज अ जेरेंट। कई बार यूज होता है go+V1+ing और इसको हम बोलते हैं जेरेंट। जेरेंट इज व्हाट? इट इज अ वर्बल नाउन। ये होती तो वर्ब है आईएनजी फॉर्मेट में, लेकिन ये बिहेव करती है नाउन की तरह। क्या होता है जेरेंट? इसके लिए बेसिक लेक्चर्स जरूर फॉलो करिए क्योंकि वहां पे ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करूंगा। go+V1+ing कब आता है? सेंटेंस को बहुत अच्छे से समझना। बोला गया ही इज गोइंग रनिंग दिस संडे। जब भी गो के बाद में कोई ऐसी एक्टिविटी आती है जो क्या है, एक फन एक्टिविटी। दैट मीन्स अगर कोई आपके पास में एक टाइम पास फन एक्टिविटी है तो गो के बाद में हमेशा आईएनजी फॉर्मेट को यूज किया जाता है एज अ जेरेंड, राइट। आई कैन नॉट से ही इज गोइंग टू रन दिस संडे, नहीं, वो एक अलग चीज हो जाएगी। वो क्या हो जाएगा? ही इज गोइंग टू रन, मतलब ये मच अवेटेड कोई चीज थी, प्री प्लान्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पे हम क्या बोल रहे हैं? ही इज गोइंग रनिंग दिस संडे। और इफ आई से दैट लेट्स, ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इफ आई से लेट्स गो शॉपिंग दिस वीकेंड। आई सेड लेट्स गो शॉपिंग दिस वीकेंड। अब यहां पे फिर से क्या है? गो, पर उसके बाद क्या यूज किया है? शॉपिंग। क्यों? क्योंकि ये फिर से है आपकी फन एक्टिविटी। तो अगर कभी भी आपके पास में फन एक्टिविटी है, राइट, फॉर एग्जांपल इफ आई से दैट ही गोज हाइकिंग एवरी मंडे, राइट, इट इज सेड ही गोज हाइकिंग एवरी मंडे। वो हाइक पे जाता है कब? हर मंडे को जाता है। हर मंडे को मतलब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट आदत है उसकी। अगर हैबिट है तो हमने क्या यूज कर रखा है? गो का सिंगुलर फॉर्म दैट इज गोज, लेकिन इसके बाद क्या यूज कर रखा है? V1+ing। तो ध्यान रखिए, गो के बाद में आईएनजी फॉर्म कब यूज होता है? जब हम एक एक्टिविटी ऐड करते हैं टाइम पास की या फन एक्टिविटी। तो गो के बाद में हमेशा क्या यूज होता है? आईएनजी। अब ये गोइंग हो या फिर गो की कोई भी फॉर्म हो, गो हो, वेंट हो या फिर गॉन हो या फिर आईएनजी फॉर्म हो, गोइंग हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद में आएगी कौन सी? आईएनजी फॉर्म। अगर वो बात कर रहा है एक फन एक्टिविटी की, एक ऐसी एक्टिविटी की जहां पे आप बात करते हो कि हम टाइम पास करने वाले हैं।
तो आई होप आज के पांचों सेंटेंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे, इसके पीछे की ग्रामर आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आगे कभी भी आपको एग्जाम में अगर ये सेंटेंसेस मिलते हैं तो आप कभी भी गलती नहीं करेंगे, और अगर आपने गलती कर दी तो फ्रेंड्स आज का सेशन फ्रूटफुल नहीं होगा। मैंने आपको मल्टीपल जगह पे बहुत सारे होमवर्क दिए हैं आज, और उन होमवर्क को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में मुझे सही आंसर्स लिख करके बताने हैं। तो फ्रेंड्स आज ये हमारा पहला सेशन था जिसमें हम लोगों ने बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन उठाए हैं। आगे मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस लेकर के आने वाला हूं, तो इस प्लेलिस्ट को फॉलो ज़रूर करिए और कॉमन एरर्स का जो डर है ना दिमाग में उसको हटा दीजिए। अब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हमारे मैजिक बॉक्स ने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए काम की हैं। थैंक यू एवरीवन। प्रखर मिश्रा साइनिंग आउट।